हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धांत दुबे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आईओक्सी एमपीपीएससी में। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो आपके एमपीपीएससी में फॉर श्योर आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं हमें एपी में मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो अभी एग्जाम हुई थी उसमें देखने मिले हैं। तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आपको एमपीपीएससी जो अभी 16 फेब को होने वाली है उसमें भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी खुद के कोई क्वेश्चंस नहीं बनाता है बेटा, जो कभी ना कभी उसने पुराने समय में पूछे हो कोई भी दूसरे एग्जाम्स में, वही आपसे उठा के सीधे सीधे पूछ लेता है। तो हो सकता है कि जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने मिले हैं, चाहे हिस्ट्री के देखने मिले हो, चाहे पॉलिटी के देखने मिले हो, चाहे एमपी के देखने मिले हो, वो सीधे सीधे आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आपको एमपी के क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल चुके हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस ऑलरेडी मिल चुके हैं। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूं पॉलिटी के वो क्वेश्चंस जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं और आपके एमपीपीएससी में आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत बाय द स्टेट। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि किस आर्टिकल के द्वारा, ठीक है, ग्राम पंचायत बनाया गया है या ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत जो कि लोकल गवर्नमेंट में आती है, ठीक है, ये किस आर्टिकल के थ्रू बनाई गई है? तो आर्टिकल नंबर 40 के थ्रू बनाई गई। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है आर्टिकल नंबर 40। अब मैं आप लोग को आर्टिकल नंबर 40 के बारे में बताऊं तो ध्यान रखिएगा, ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब हम बात करते हैं डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जो पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल नंबर 36 के लेके 51 तक आता है, उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ध्यान रखिएगा 3 टाइप्स में से क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो डीपीएसपी है कि ग्राम पंचायत बनाया जा सकते हैं कहाँ पे? ठीक है, स्टेट के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा लोकल लेवल पे ग्राम पंचायत बनाने की जो बात करी गई है वो किस आर्टिकल में करी गई है? आर्टिकल नंबर 40 में करी गई है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि यही आर्टिकल को देख के 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। यही आर्टिकल को देख के 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया। अब यूजुअली कहा जाता है कि ये बात बहुत पहले से चल रही थी, ठीक है। ग्राम पंचायत जो था, हमने पहले भी देखा कि सबसे पहले जो ग्राम पंचायत कहाँ बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा नागौर में बनाया गया था, ठीक है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया था, इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो था ये पहला राज्य था। इसे इन्फोर्स करने वाला मध्य प्रदेश जो था ये पहला राज्य था। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसी से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही इंडिया में क्या हुआ है? तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। इंडिया में क्या हुआ है? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया में पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? तो आप क्या बोलोगे? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हुआ था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स लेके किसको दे दी गई थी? लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई थी। तो उसी से इंडिया में पहली बार क्या हुआ था? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया में जो ग्राम पंचायत बने हैं वो किस आर्टिकल से बने हैं? आर्टिकल नंबर 40 से बने हैं। कौन सा प्रिंसिपल है ये? तो एक गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है। इसे देख के इंडिया में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे विलेजेस में क्या बनाई गई थी? ग्राम पंचायत बनाई गई थी। तभी इंडिया में क्या हुआ था? पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो था ये पहला राज्य था। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज वोटिंग हेल्ड इन द 7th एंड द लास्ट फेज ऑफ 18th लोकसभा इन द ईयर 2024। अब देखिए इसका आंसर क्या है? 57। बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। एमपीपीएससी में पूछ ले, मतलब इसमें पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो हो सकता है एमपीपीएससी में पूछ ले, बट इतने सारा बल्कि सिलेबस है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। बट स्टिल अगर आपसे पूछा है तो आपको पता होना चाहिए जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जो 7th और लास्ट फेज था उसमें कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुए? तो उसमें 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हुए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्शरी? क्या बोल रहा है बेटा? सर्शरी का मीनिंग क्या है? अब देखो सर्शरी जो है ये अपन कहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये अपन देखते हैं रिट्स में,
ये अपन कहाँ देखते हैं, रिट्स में देखते हैं। जब अपन बात करते हैं रिट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 226, तो सर्शरी जो है ये एक टाइप है किसका, रिट्स था। हम 5 तरीके के रिट्स की बात करते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, सर्शरी और प्रोहिबिशन। तो सर्शरी क्या है, एक प्रकार का रिट्स है, और इसका मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। तो ध्यान रखिएगा, सर्शरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड होता है। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सर्शरी का मतलब होता क्या है, देखो एक कोटेशन है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो यहां पे प्रिकॉशन हो जाएगा प्रोहिबिशन के लिए, और यहां पे क्योर हो जाएगा सर्शरी के लिए। ठीक है, समझना बात को। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इस बात ध्यान से समझो। देखो, प्रिकॉशन का मतलब होता है जब कुछ ऐसे मेजर्स जो हमें गलती करने से पहले ले ली जाते हैं ताकि गलती ना हो, उसे क्या कहा जाता है, प्रिकॉशन कहते हैं। जैसे प्रिवेंशन भी कहते हैं कुछ लोग, जैसे प्रिकॉशन भी कहते हैं। हम गलती नहीं करें उसके लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रिकॉशन कहा जाता है। गलती सुधारने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्योर कहा जाता है। गलती हो चुकी है, अब उसे सुधारना है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्योर कहा जाता है। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, देखो ये क्यों लिखा उसका भी रीजन बताता हूं। जब हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को गलती करने से रोकते हैं एक ऑर्डर इशू करके, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन कहा जाता है। जब हायर कोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब हाई कोर्ट का हायर कोर्ट क्या होगा, हाई कोर्ट से हायर कोर्ट क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, अब इस केस में अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट गलत डिसीजन देने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट्स इशू करेगा और बोलेगा कि हाई कोर्ट वो केस मेरे तक पहुंचाओ, मैं डिसीजन दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट को गलत डिसीजन देने से रोका और फिर खुद ने वो डिसीजन दिया। तो इसको क्या कहा जाता है, प्रोहिबिशन कहा जाता है। जहां पे प्रिकॉशन, जहां पे गलती कर रहा था हाई कोर्ट, बट उसको गलती करने से रोक लिया। अब मान लीजिए हाई कोर्ट ने गलती कर दिया, अब उसको सुधारना है, तो उसको सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स इशू करेगा उसे क्या कहा जाएगा, सर्शरी कहा जाएगा। तो क्योर का मतलब क्या होता है, कांड हो चुका है, अब उसको सुधारना है। तो ध्यान रखिएगा कि क्योर का, सर्शरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। सर्शरी का मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड। ये आपको पता होना चाहिए, ये रिट्स में दिया हुआ है। ठीक है, जब आप बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के रिट्स पावर जो है वो कहाँ दी है, आर्टिकल नंबर 32 में दी है। अगर बात करेंगे हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के रिट्स इशू पावर कहाँ दी है, आर्टिकल नंबर 226 में दी है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु डिमांडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओम्बड्समैन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, सर ये ओम्बड्समैन क्या होता है। देखिए, ओम्बड्समैन एक ऐसा ऑफिसर होता है जो बेसिकली जनता और गवर्नमेंट के बीच का काम करता है, उसे क्या कहा जाता है, ओम्बड्समैन कहा जाता है। मतलब एक मान लीजिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जनता परेशान है, तो जनता की परेशानी सुनने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ओम्बड्समैन कहा जाता है। तो बेसिकली ओम्बड्समैन क्या होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो जनता और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक इंटरमीडिएटर का काम करता है, जो जनता की बात सुनता है और ऑर्गेनाइज, मतलब अब कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने गलत किया होगा तभी जनता परेशान है, तो जनता की बात सुनता है और ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाता है और फिर उसको बोलते हैं कि आप सुधारिए, तो उसे क्या कहा जाता है, ओम्बड्समैन कहा जाता है। अब ये डिमांड किसने रखी थी पहली बार, तो ध्यान रखिएगा ये डिमांड के.एम. मुंशी साहब ने रखी थी। कब रखी थी, 1960 में रखी थी। तो क्या बोला था के.एम. मुंशी साहब ने, के.एम. मुंशी साहब ने एक ओम्बड्समैन स्टैब्लिश करने की बात करी थी, कब, 1960 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओम्बड्समैन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओम्बड्समैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मुंशी साहब 1960। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दो लिस्ट दी हुई हैं। ठीक है, इधर दिया हुआ है शेड्यूल्स, इधर दिए हुए हैं क्या, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इधर दिए हुए हैं शेड्यूल्स और इधर दिए हुए हैं प्रोविजंस। ये दिया है लिस्ट शेड्यूल की, ठीक है, और ये दिए हुए लिस्ट प्रोविजंस की, किस शेड्यूल में कौन से प्रोविजन दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं थर्ड शेड्यूल के, थर्ड शेड्यूल में क्या दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखना, ओथ एंड अफर्मेशन।
ओथ एंड अफर्मेशन कहाँ दिए, 3rd शेड्यूल में दिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 9th शेड्यूल की। तो 9th शेड्यूल में क्या दिए हैं, तो 9th शेड्यूल में बोला गया है कि ऐसे लॉस, ध्यान रखिएगा, जो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 9th शेड्यूल में क्या दिया है, जुडिशियल रिव्यू दिया है कि जो भी सरकार लॉ बनाएगी वो उसमें सबसे पहले क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा और उसी के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मतलब ऐसे लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करते हैं, उनमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। बट वो लॉज जो है वो किसके बाद बनाए गए हों, 24 अप्रैल 1973 के बाद बनाए गए, उसके पहले के लॉज उसमें अप्लाई नहीं होंगे। तो 9th शेड्यूल मतलब बेसिकली जुडिशियल रिव्यू, वैलिडेशन ऑफ, जुडिशियल रिव्यू मतलब वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, ये कहाँ दिया है, 9th शेड्यूल में दिया है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं 4th शेड्यूल की, तो 4th शेड्यूल में क्या दिया है बेटा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस। 4th शेड्यूल में क्या दिया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस, ठीक है। उसके बाद 10th शेड्यूल में क्या है, तो 10th शेड्यूल में दिया है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो सीट्स का एलोकेशन होता है अपर हाउस में कि भाई एमपी में कितनी होगी, आंध्र प्रदेश में कितनी होगी, यूपी में कितनी होगी, तो ये कहाँ दिया है, 4th शेड्यूल में दिया है। 10th शेड्यूल में क्या दिया है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो इलेक्ट एक पार्टी से हुआ है बट इलेक्शन जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिफेक्शन कहा जाता है। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, आपने मुझे बीजेपी से चूज किया, ठीक है, मैं बीजेपी से इलेक्शन जीता और इलेक्शन जीतने के बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो ये कहीं ना कहीं मैंने जनता के साथ विश्वासघात किया और इसी प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, डिफेक्शन कहा जाता है। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए, आया राम गया राम बहुत फेमस हुआ था इस टाइम पे, ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या बनाया गया, 10th शेड्यूल बनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी मेंबर ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है कि वो जो होता किसी और पार्टी से इलेक्ट है और ज्वाइन हो कोई और पार्टी कर लेता है, तो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, इस प्रैक्टिस को डिफेक्शन कहा जाता है। और इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया जिसका नाम था एंटी डिफेक्शन लॉ, और कहा गया कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे मेंबर जो ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो ये चीज प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो 10th का क्या होगा, 2 होगा। अब देखिए ए का क्या देखा अपन ने, तो ए का देखा 4, ए का देखा 4, बी का अपन ने क्या देखा, बी का अपन ने देखा 3, बी का अपन ने देखा 3, सी का अपन ने देखा फर्स्ट, सी का अपन ने देखा फर्स्ट, डी का अपन ने देखा सेकंड, डी का अपन ने देखा सेकंड। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे बात करते हैं। सिंक ऑफ लोकलिज्म टर्मिनोलॉजी वाज यूज्ड बाय, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, सिंक ऑफ लोकलिज्म, ठीक है, सिंक ऑफ लोकलिज्म जो टर्म है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, लोकलिज्म, ठीक है, लोकलिज्म मतलब लोकल। अब लोकल का मतलब अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें, ठीक है, अगर हम बात करें तो ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी क्या है, तो ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी क्या हुई, ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी विलेजेस हुई। तो विलेज में जो, ध्यान रखिएगा, विलेज में जो जात पात चलता है, जो जाति व्यवस्था चलती है, ठीक है, जो डिस्पैरिटीज हम देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जो डिफरेंशिएशन हमको देखने के लिए मिलता है विलेजेस में, उसके बारे में ये वर्ड किसने दिया था, सिंक ऑफ लोकलिज्म। ध्यान रखिएगा B.R. अम्बेडकर साहब ने दिया था। ध्यान रखिएगा B.R. अम्बेडकर साहब ने कौन सा वर्ड दिया था, सिंक ऑफ लोकलिज्म दिया था, लोकलिज्म। और ये वर्ड किस दिया, कहाँ के लिए दिया, तो ध्यान रखिएगा विलेजेस के लिए दिया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि सिंक ऑफ लोकलिज्म जो B.R. अम्बेडकर ने वर्ड यूज किया था वो सोसाइटी के किस फेज के लिए दिया था, तो आपको पता होना चाहिए विलेजेस के लिए दिया था। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा B.R. अम्बेडकर साहब ने देखा था, बोला था कि भाई कंट्री साइड में जो हमें डिफरेंशिएशन देखने मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन, उसके लिए हम B.R. अम्बेडकर साहब ने कौन सा वर्ड यूज किया था, सिंक ऑफ लोकलिज्म यूज किया था। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हेन वाज द फर्स्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा क्या बात करी जा रही है, फर्स्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करी जा रही है, एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया टू लुक आफ्टर द बजट। अब ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 1860 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, 7 अप्रैल 1860। ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 1860 को पहली बार फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया गया था बजट को इशू करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में पहली बार फाइनेंस डिपार्टमेंट कब बनाया गया था, 7 अप्रैल 1860 को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं।
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ। अब देखो सीधा सीधा पूछा जा रहा है, घुमा के पूछा गया है, पर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है, आपको ये बताना है। ठीक है, पूछा क्या है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ तभी बनाएगी जब वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आएगा। अगर वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में नहीं आता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ नहीं बना पाएगी। तो कायदे से क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है। अगर हम बात करें शेड्यूल नंबर 7 की, अगर हम बात करें शेड्यूल नंबर 7 की, अगर हम बात करें शेड्यूल नंबर 7 की, तो शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट दी हैं। शेड्यूल नंबर 7 में कितनी लिस्ट दी हैं? 3। कौन कौन सी? सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट। शेड्यूल नंबर 7 में क्या दी हैं? 3 लिस्ट दी हैं। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसको अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा शेड्यूल नंबर 7 में, शेड्यूल नंबर 7 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 लिस्ट दी हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ध्यान से समझिएगा बेटा एक बात है ना, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें दिए गए सब्जेक्ट्स में लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास होती है। ऐसी लिस्ट जिसमें दिए गए सब्जेक्ट्स में, मतलब ध्यान रखिएगा, ऐसी लिस्ट जिसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें लॉ मेकिंग पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे यूनियन लिस्ट। यूनियन का मतलब ही क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है सेंटर। तो यूनियन लिस्ट में आने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें लॉ मेकिंग पावर किसके पास होती है? उसमें लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास होती है। तो उस लिस्ट को क्या कहा जाता है? यूनियन लिस्ट कहा जाता है। मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास होती है उसे क्या कहा जाता है? यूनियन लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट की, तो ऐसी लिस्ट जिसमें लॉ मेकिंग पावर स्टेट के पास होती है। ऐसी लिस्ट जिसमें लॉ मेकिंग पावर स्टेट के पास होती है, मतलब स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उस सब में लॉ कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। तो ऐसी लिस्ट जिसमें लॉ मेकिंग पावर स्टेट के पास होती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेट लिस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की, तो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, ध्यान रखिएगा, कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं इसमें लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास भी होती है और स्टेट के पास भी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास भी होती है और स्टेट के पास भी होती है। आई मीन कि इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें सेंटर भी लॉ बना सकता है और उसमें स्टेट भी लॉ बना सकता है। अब ये दो तो आपको क्लियर होंगे कि यूनियन लिस्ट में जो लॉ लिस्ट सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें स्टेट लॉ बनाती है। ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बट दिक्कत कहाँ आती है? कंकरेंट लिस्ट में। अब क्यों आती है? क्योंकि मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़े, सब्जेक्ट एक्स, उसमें सेंटर भी लॉ बना रहा है और उसी सब्जेक्ट पे स्टेट भी लॉ बना रहा है, तो फिर कंफ्यूजन होगा कि भाई अब सेंटर और स्टेट दोनों उसी पे लॉ बना रहे हैं, क्लैश होगा। अब क्लैश होगा तो चलेगी। इसी तो बोला गया कि इन केस कभी भी अगर ये दोनों के कोई ऐसे सब्जेक्ट में लॉ सेंटर भी बनाता है और स्टेट भी बनाता है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी सेंटर को दी जाएगी। मतलब अगर हम बात करें कंकरेंट लिस्ट की तो सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। अगर हम बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की तो सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी क्लैश होता है किसमें? सेंटर और स्टेट के बीच में, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? सेंटर को दी जाती है, स्टेट को नहीं दी जाती। ठीक है, प्लस ये तीनों लिस्ट के अलावा एक रेसिडरी लिस्ट भी होती है। एक क्या होती है? रेसिडरी लिस्ट भी होती है। अब ये रेसिडरी लिस्ट क्या होती है? तो इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है बट टाइम टू टाइम इवॉल्व होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रेसिडरी लिस्ट कहा जाता है। और रेसिडरी लिस्ट में लॉ बनाने की जो पावर है, रेसिडरी लिस्ट में लॉ मेकिंग की जो पावर है, ये किसके पास है? तो ये सेंटर के पास है। तो ध्यान रखना, रेसिडरी लिस्ट में लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? सेंटर के पास।
तो यूनियन लिस्ट में लॉ मेकिंग पावर सेंटर के पास है, स्टेट लिस्ट में लॉ मेकिंग पावर स्टेट के पास है, कंकरेंट लिस्ट में लॉ मेकिंग पावर सेंटर और स्टेट दोनों के पास है। कन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी चलेगी? सेंटर की चलेगी। ऐसे सब्जेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए नहीं है बट हो सकता है टाइम टू टाइम इवॉल्व हो, तो उसमें लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। क्लियर है? ये है शेड्यूल नंबर 7। ठीक है, तो इसका आंसर अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब चलिए आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पब्लिक ऑर्डर जो है ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करें अपन पब्लिक हेल्थ की तो ये भी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो 1 2 3 स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन हुम। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाना है, जजेस की संख्या को बढ़ाना है, तो वो जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कौन बढ़ा सकता है? प्रेसिडेंट बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बढ़ा सकता है, या लॉ कमीशन बढ़ा सकती है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है? पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की संख्या जो है वो बढ़ा सकती है। क्लियर है कि बेटा? आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की संख्या है उसको क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 124 से लेकर आर्टिकल नंबर 147 तक के किसकी बात करी जाती है? सुप्रीम कोर्ट की बात करी जाती है, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कल ही एमपी सेट में भी पूछा गया था, आर्टिकल नंबर 143 जो बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? कंसल्ट कर सकता है। तो आर्टिकल नंबर 143 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 124 भी आप लोग को याद रखना है क्योंकि वो बात करता है कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 124 जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, और आर्टिकल नंबर 143 जो बात करता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपको भूलना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की संख्या अगर बढ़ानी है तो कौन बढ़ाएगी? पार्लियामेंट बढ़ाएगी। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, वो कोलेजियम के थ्रू होता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कोलेजियम सिस्टम आज भी, कोलेजियम प्रणाली जो है वो आज भी चल रही है। ठीक है, और अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर जजेस की संख्या बढ़ाई जाती है तो वो कौन बढ़ाता है? पार्लियामेंट बढ़ाती है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट ऑब्लिगेटरी। ठीक है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बोल रहा है बेटा? ये बात वही कर रहा है जो कहां दी है? आर्टिकल नंबर 74 में दी है। ये जो बात कर रहा है ये कहां दिया है? ये आर्टिकल नंबर 74 में दिया है। क्या 74 बोलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही काम करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वही काम करेगा जो उसे कौन बोलेगा? जो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? तो पीएम होता है। ये कहां दिया है? ये दिया आर्टिकल नंबर 74 में। तो आर्टिकल नंबर 74 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑब्लिगेटरी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब कि वो एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहे हैं वो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जो कहां दिया है? आर्टिकल नंबर 74 में दिया है। और ये किस अमेंडमेंट से हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, ठीक है, इससे ये ऑब्लिगेटरी बोला गया है कि भाई प्रेसिडेंट वही काम करेगा जो उसको कौन बोलेगा? जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड हमारे पीएम साहब होंगे। इसलिए कहा जाता है कि देश का हेड होता है प्रेसिडेंट बट गवर्नमेंट का हेड होता है पीएम। क्यों? क्योंकि देश का हेड तो प्रेसिडेंट है, मतलब प्रेसिडेंट दिख रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट हेड है, बट प्रेसिडेंट वही काम कर रहे हैं जो उनको कौन बोल रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है? पीएम। तो कायदे से पीएम जो बोलेंगे वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बोलेंगे वही प्रेसिडेंट करेगा। तो प्रेसिडेंट वही काम कर रहा है जो उनको पीएम बोल रहे हैं। इट मींस देखने के लिए तो सरकार प्रेसिडेंट चला रहे हैं, बट एक्चुअल में सरकार कौन चला रहा है?
पीएम चला रहे हैं, इसलिए पीएम को क्या कहा जाता है, रियल हेड कहा जाता है, और प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है, नॉमिनल हेड कहा जाता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डी जूरे एंड डी फैक्टो हेड, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल हेड होते हैं हमारे पीएम, और क्या बोलते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। क्लियर है क्या बेटा? ये जो चीजें हुई हैं ये किससे हुई हैं, आर्टिकल नंबर 74 से हुई हैं। तो रियल हेड नॉमिनल हेड की जो बात है वो आर्टिकल नंबर 74 से निकला है। क्वेश्चन आता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस आर्टिकल में दिए, तो आप बोलोगे 74 में। अगर क्वेश्चन आता है पीएम किस आर्टिकल में दिया, तो आप बोलोगे 75 में। कंफ्यूज मत होइएगा, बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये दिया है कि प्रेसिडेंट वही काम करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होगा, पीएम। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पीएम भी इसी में दिया है, तो आंसर लगा के आते हैं वो 74, बट क्वेश्चन आता है पीएम का ऑफिस कहां दिया, तो आप बोलोगे 75, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहां दिया, तो आप बोलोगे 74। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए एक और चीज मैं बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 20, इसमें जो 24th अमेंडमेंट दिया है, 24th में अमेंडमेंट में क्या बोला गया, तो मैं आप लोग को बता दूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 24th अमेंडमेंट में ये बोला गया था, ध्यान रखिएगा, 24th अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां संविधान संशोधन जो आया था, इससे क्या बोला गया था, इससे बोला गया कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जाएगा, मतलब ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीटो यूज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या यूज कर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू साइन, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साइन करना ही पड़ेगा। तो यहां से 24th अमेंडमेंट एक्ट से ये भी निकला कि प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में वीटो पावर नहीं है। तो आज हम जो देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो वीटो पावर नहीं है, वो किस एक्ट से बोला गया, वो 24th अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया। एमपीपीएससी में ये चीज पहले भी पूछ चुका है, जब पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया को किस किस संविधान संशोधन से बदला गया, तो उसके ऑप्शन थे 24वां, 101। तो ध्यान रखिएगा, दोनों से किसको बदला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर को बदला गया था। 24वें से यही चेंजेस आए थे कि भाई प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट उस पर वीटो यूज नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानने के लिए किस अमेंडमेंट से बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट, 42nd से। और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में साइन करेगा, ये किससे बोला गया, तो 24th अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज द पावर टू इशू रेट्स। अब भी अपन बात कर रहे थे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है, हु हैज द पावर टू इशू रेट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। क्या बोल रहा है कि भाई फंडामेंटल राइट्स हार्म होने पे रेट्स कौन कौन इशू कर सकता है। तो अब भी अपन ने बात कर रहे थे, जब भी आपकी फंडामेंटल राइट हार्म होगी, भगवान करे कभी ना हो, बट अगर आपकी फंडामेंटल राइट हार्म होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत। और दोनों क्या इशू करेंगे, दोनों इशू कर सकते हैं रेट्स। तो रेट्स इशू करने की जो पावर है वो किसके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट के पास भी आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, तो इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा, 1 and 2। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इज इट क्लियर? चलिए ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आगे बात करते हैं, तो द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है वेलफेयर स्टेट की। जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक ही आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल नंबर 38। आर्टिकल नंबर 38 जो है ये किसकी बात करता है, ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है। अब यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 38 किस में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 38 डीपीएसपी में दिया है, पार्ट 4 में दिया है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आइडियल स्टेट बनाने की बात किस आर्टिकल में करी गई है? 38 में बात करी गई है। और 38 किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? डीपीएसपी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? चलिए बहुत प्यारा है। अब भी अपन ने बात करी थी जब मैंने मैच द फॉलोइंग आप लोगों को करा रहा था कि डिफेक्शन का मतलब थोड़ा समझा देते हैं। चलो अच्छे से, उस समय अपन, शायद आप लोग को लग रहा होगा सर आपने ऊपर ऊपर से करा दिया, अभी तो डिटेल में कर लेते हैं। चलिए, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है समझिएगा। जब कोई इंडिविजुअल एक पार्टी से इलेक्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक पार्टी से इलेक्ट होता है और आफ्टर विनिंग वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो सेकंड पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? इस प्रैक्टिस को, ध्यान रखिएगा, इस प्रैक्टिस को डिफेक्शन कहा जाता है। इंडिविजुअल या मेंबर लिख लो। अगर कोई मेंबर है, ठीक है, जो एक पार्टी से इलेक्शन जीतता है और वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? डिफेक्शन कहा जाता है। इसी डिफेक्शन की प्रैक्टिस को रोकने के लिए 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या लाया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। क्या लाया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी डिफेक्शन की प्रैक्टिस को रोकने के लिए क्या लाया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। कब लाया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया। और ध्यान रखिएगा, इसी से रिलेटेड क्या एक फेमस कोटेशन फ्लरिश हुआ था? आया राम गया राम, आया राम गया राम, आया भी और चला भी गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आया राम गया राम जो है ये किससे रिलेटेड है? ये डिफेक्शन से रिलेटेड है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। और ये कहाँ ऐड किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ? तो ध्यान रखिएगा, 10th शेड्यूल में ऐड किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या बेटा? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर ऐड होगा, ध्यान रखिएगा, 10th शेड्यूल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, 10th शेड्यूल। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? क्वेश्चन बहुत प्यारा बेटा, इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू एबेट द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट द आइडियल्स। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। ध्यान रखिएगा कि वोट इन पब्लिक इलेक्शन जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। चलिए आपके बारे में फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कुछ बता देता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की, बस बेटा हाँ, अगर अपन बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ध्यान रखिएगा कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, नॉट मेंशन्ड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि ऐसा जो वह कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जो कंप्लीटली लागू हुआ था, उस टाइम पे हमें फंडामेंटल ड्यूटी देखने नहीं मिली थी। अब जब उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं देखने मिली, तो ये एड ऑन कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, ये ऐड हुई थी किससे? तो ये ऐड हुई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ ऐड हुई? तो ध्यान रखिएगा कि पार्ट 4th ए में ऐड हुई, पार्ट 4th ए में ऐड हुई, आर्टिकल नंबर 51 ए में ऐड हुई। अब ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 51 ए में ऐड हुई, पार्ट 4th ए में ऐड हुई है, किससे हुई है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई है। अब बात करें फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे याद रखना है तो ध्यान रखो 1975 में इमरजेंसी लगी थी। जब इमरजेंसी लगी तो लोगों की फंडामेंटल राइट्स हार्म हुई, तो लोग कहाँ जाने लगे? सुप्रीम कोर्ट जाने लगे। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने बोली कि पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको पावर दिख रही है, आपको फंडामेंटल राइट दिख रही है, तो आप सबकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, आपकी कोटेशन है पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब पावर हार्म हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद कराई गई, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी? तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी की। किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से क्या आई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जब ये एड ऑन हुई थी तो ओरिजिनली कितनी थी? जब ये एड ऑन हुई थी तो ओरिजिनली कितनी थी? 10 थी। एट प्रेजेंट कितनी है? तो ध्यान रखिएगा एट प्रेजेंट जो है ये 11th है। क्वेश्चन ये आता है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा एजुकेशन से रिलेटेड है। 6 to 14 ईयर्स से बच्चों का कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा 6 to 14 ईयर्स कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, एक और चीज याद रखना इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्मा कमेटी बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा वर्मा कमेटी बनाई गई थी कब? वर्मा कमेटी बनाई गई थी कब? 1999 में। जो ये चेक करने के लिए बनाई गई थी कि 1919 तक कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल बना दिया गया है बाय मेकिंग अ लॉ। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्सेबल बनाया गया है बाय मेकिंग अ लॉ। बाय मेकिंग अ लॉ मतलब यूजुअली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब ये बताया गया है कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, बट नहीं भी करोगे तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बट अगर उसमें लॉ बना दिया गया है तो आपको फॉलो करना है। तो ध्यान रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन नेचर, बट आफ्टर मेकिंग अ लॉ पार्लियामेंट कैन मेक इट इनफोर्सेबल इन नेचर। तो ध्यान रखिएगा वर्मा कमेटी यही चेक करने के लिए बनाई गई थी कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसी हैं जिन्हें लॉ बना के इनफोर्सेबल बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह कमेटी और वर्मा कमेटी ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये दोनों फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर अपन ने देख लिया। इसका आंसर क्या है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। चलिए आगे बात करते हैं। पंचायती राज The form of rural government was adopted first in which state? अपन ये देख चुका है बेटा कि पंचायती राज जो है ये सबसे पहले नागौर में आया था, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत करी थी। पहली बार पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कब करी थी? तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को करी थी, ठीक है। कहाँ करी थी? तो नागौर में करी थी, राजस्थान में। और राजस्थान के बाद इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 को लागू करने वाला पहला राज्य था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ध्यान रखिएगा प्रोहिबिशन है, मैंडेमस है, कोवॉरेंटो है, इंटरडिक्शन नहीं है। ध्यान रखिएगा 3 तो है ही, 3 के अलावा और कौन से होते हैं? तो प्रोहिबिशन होता है, नहीं प्रोहिबिशन तो लिखा है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो हैबियस कॉर्पस और सर्शरी, ठीक है। ये 5 प्रकार के रिट्स इशू होती हैं किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। हाँ, मैं आप लोग को ये बता देता हूं बेटा रिट्स होती क्या है। तो देखिए अगर किसी इंडिविजुअल की रिट्स होती क्या है? अगर किसी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट हार्म होती है तो वो कहाँ जा सकता है? वो हार्म होती है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है, जो ऑर्डर इशू करता है किसके अगेंस्ट? उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने इसकी फंडामेंटल राइट क्या करी है? हार्म करी है। तो इस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? रिट्स कहा जाता है। इस ऑर्डर को क्या कहा जाता है? रिट्स कहा जाता है। जो कितने प्रकार के होते हैं? जो 5 प्रकार का है, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, कोवॉरेंटो, हैबियस कॉर्पस और सर्शरी। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट इन द डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट इन द प्रोविंसेस? ध्यान रखिएगा प्रोविंसेस में जो डायरकी आई थी, प्रोविंसेस में जो द्वैत शासन आया था वो किस एक्ट से आया था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था। प्रोविंसेस में जो द्वैत शासन आया था ये किससे आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं द्वैत शासन की तो ध्यान रखिएगा कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए
जो बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि भारत में पहली बार द्वैध शासन कब आया था, तो ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार डुअल गवर्नमेंट कब आई थी, तो ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार डुअल गवर्नमेंट जो थी ये कब आई थी, तो ध्यान रखिएगा भारत में पहली बार डुअल गवर्नमेंट जो आई थी ये कहाँ आई थी, तो ये बंगाल में आई थी। कब आई थी, 1765 में आई थी। ध्यान रखिएगा भारत में द्वैध शासन कब आई थी, बंगाल में आया था पहली बार, और कब आया था, तो 1765 में आया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, मतलब ये बात कर रहा है एक्ट्स की, तो ध्यान रखिए किस एक्ट से पहली बार डुअल गवर्नमेंट लाया गया, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लाया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि अबॉलिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, अबॉलिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, तो डुअल प्रोविंसेस में जो डुअल गवर्नमेंट की समाप्ति हुई थी ये किससे हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई थी। अब याद रखने का तरीका, जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है तो सीधे सेंट्रल लेवल पे नहीं होता है, पहले स्टेट में होता है। तो डुअल गवर्नमेंट भी एक प्रकार से क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था कि अगर सेंटर में कामयाब हो जाता है, सॉरी स्टेट में कामयाब हो जाता है, तो फिर हम सेंटर में लाएंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डुअल गवर्नमेंट लाई गई कहाँ पे, प्रोविंसेस में। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश किया गया 1935 में प्रोविंसेस से, और कहाँ लाया गया, सेंटर में लाया गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डुअल गवर्नमेंट इन सेंटर, डुअल गवर्नमेंट इन सेंटर, तो ध्यान रखिएगा डुअल गवर्नमेंट सेंटर में कब लाई गई थी, तो 1935 के एक्ट से लाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लाई गई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब द्वैध शासन खत्म होना और पूरी पावर किसको दे देना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे देना। तो द्वैध शासन कब खत्म हुआ था प्रोविंसेस में, 1935 में। तो ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने लिख दिए हैं, याद रखिएगा। तो बंगाल में द्वैध शासन 1765, तो पहली बार द्वैध शासन कब आया था, 1765 में आया था। कहाँ आया था, बंगाल में आया था। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोविंसेस में द्वैध शासन कब आया, तो क्वेश्चन आएगा गवर्नमेंट, आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोविंसेस में द्वैध शासन कब खत्म किया गया, तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अगर क्वेश्चन आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब आई, तो आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अगर क्वेश्चन आता है कि डुअल गवर्नमेंट इन सेंटर कब आई, तो आप बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्लियर है, तो ये सब चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड टू द प्रीएम्बल बाय विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था। तो ध्यान रखिएगा सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रीएम्बल में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और जिससे 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में ऐड हुए थे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। तो ध्यान रखिएगा कि प्रीएम्बल में जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड जो यूज हुआ था, ये किससे हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। रिसेंटली अगर आप देखें तो बिहार पीएससी का एग्जाम हुआ है और सेम टू सेम क्वेश्चन वहां भी पूछा गया था। तो हो सकता है ये एग्जाम वहां पे, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में भी देखने मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा सोशलिस्ट, सेक्युलर और एक और वर्ड दैट इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड किससे ऐड हुए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, द टर्म कैबिनेट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 352 में किसका यूज किया गया है, कैबिनेट वर्ड का यूज किया गया। एकमात्र जगह पूरे संविधान में जब कैबिनेट का वर्ड यूज किया गया, अदरवाइज आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही हर जगह देखेंगे। कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो सिर्फ एक ही जगह आप कैबिनेट वर्ड देखेंगे, उसके अलावा आप क्या देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे। और वो कहां पे आपने कैबिनेट वर्ड देखा है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल नंबर 352। जब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी में किसका जिक्र किया गया है, तो नेशनल इमरजेंसी में कैबिनेट वर्ड का यूज किया गया है और बोला गया है कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो कैबिनेट की रिटर्न नोटिस पे लिखी जाएगी, कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे लिखी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे ही लगाएंगे। तो कैबिनेट वर्ड कहाँ यूज किया गया, आर्टिकल नंबर 352 में लगा किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।